है बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का और आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। क्या हार पर हार से कांग्रेस निढाल हो गई है तो अब राम और पांडव की ढाल ली है? जी हां, ये सवाल तब उठने लगे जब भाई राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीने जाने के बाद संकल्प सत्याग्रह में पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बीजेपी से लड़ाई में राम नाम की दुहाई देती नजर आई। राहुल के बहाने प्रियंका ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और सवाल उठाया कि बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती है। भगवान राम कौन थे? उन्हें वनवास भेजा गया। प्रियंका ने कहा, भगवान राम ने अपने परिवार, अपनी धरती के लिए धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे क्योंकि वे अपने परिवार के संस्कारों के लिए लड़े? प्रियंका के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर संगीन आरोप लगाए और भगवान राम से उनकी तुलना को राम भक्तों की आस्था पर प्रहार बताया। उन्होंने कहा कि इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस बीजेपी में राम के नाम पर जारी घमासान के बीच आज हम बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वंशवाद के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रियंका ने भगवान राम और पांडवों का सहारा लिया है। क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि भाई राहुल की संसद सदस्यता जाने के बाद प्रियंका को राम की याद आई है, क्योंकि बीजेपी ने राहुल की राम से तुलना को राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ बताया है। इन्हीं सारे मसलों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले अब तक का अपडेट आपको दिखा दें। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद। आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया। उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? अलग विधान था परिवार के लिए, वही मानसिकता आज भी उनके ऊपर है। तिलमिलाहट इस बात की है कि मैंने अगर पिछड़ी जाति का अपमान भी कर दिया तो अलग कानून मेरे लिए होना चाहिए। देश में जो अमीर और गरीब की खाई पैदा हो गई है उसके खिलाफ और देश में मजहब और जात के आधार पर जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ राहुल गांधी इस सत्य के लिए लड़ेंगे। न झुकेंगे, न डरेंगे, न दबेंगे, हम केवल आगे बढ़ेंगे। आप सत्याग्रह कर रहे हो, किस बात के लिए सत्याग्रह कर रहे हो? क्या है आपका अहंकार? लोकतंत्र की परंपराएं तोड़ रहे हो, कानून पर विश्वास नहीं करते हो, अति पिछड़ा जाति सूचक गाली देते हो, आपकी सदस्यता चली जाती है, आपको सजा हो जाती है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। जिसकी दादी, जिसके पिता दोनों का प्राण गया हो, न्यौछावर किया हो, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए, तो उसको आप मिनिमम सजा देंगे या मैक्सिमम सजा देंगे? तो इसमें 2 साल मैक्सिमम थी, 2 साल दी गई है। एक नेता कल बयान दे रहे थे कि परिवार की पृष्ठभूमि जान करके ही कानून को लागू करना चाहिए। मतलब चाय गरम तो बोले, लेकिन चाय के साथ साथ चाय की केतली भी उतनी गरम है। राहुल गांधी जी कौन है? वो देश के एक नागरिक हैं, सांसद थे, लेकिन कांग्रेस में इस पद पे क्यों है? क्योंकि वो एक विशेष परिवार से आते हैं, नेहरू गांधी परिवार से। जनता को लगता है उनको वोट नहीं देना है, वो मोदी जी को वोट देते हैं। क्यों देते? क्योंकि मोदी जी का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लोगों की सेवा भाव से काम करना, प्रधान सेवक के रूप से काम करना। तो ये 2 मॉडल है, एक परिवार केंद्रित, एक सेवा केंद्रित। बड़ी बहस में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर संगीत रागे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और समाजवादी पार्टी की ओर से राजकुमार भाटी जी हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभय दुबे जी, राहुल गांधी फंसे हैं, भाई फंस गए हैं, तो प्रियंका गांधी को राम का नाम याद आ गया। क्या वो असली मैसेज देना चाहती थी हमारे दर्शकों को? अगर आप इलेबोरेट करके समझा सकें। हाँ चंदन जी, राहुल गांधी फंसाए गए हैं,
ये कहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फंसाए गए हैं जिनकी सत्ता की सरपरस्ती में हिंदुस्तान से लुटेरे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के संसाधन लूट लूट कर एक एक करके विदेश भागे। चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ललित मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, संदेशरा बंधु हो, ऋषि अग्रवाल हो, विजय माल्या हो, अमी मोदी हो, निशल मोदी हो। विजय माल्या को तो लुकआउट नोटिस रिवोक करके भगा दिया गया। सीबीआई जो ईडी अभी सब जगह छापे मार रही है, उसने पहले सीबीआई ने नोटिस लुकआउट का चस्पा किया सारे एयरपोर्ट पे, फिर विड्रॉ कर लिया, कहा गलती से हमने जारी कर दिया, और वो महान आत्मा 36 सूटकेस लेकर फरार हो गए। राहुल गांधी जी की अयोग्यता इसलिए निर्धारित की गई कि वो 7 फरवरी को अडानी के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाते कि प्रधानमंत्री जी, जो लोग स्ट्रेटेजिक एरिया में काम कर रहे हैं, जो मिसाइल और रेडार अपग्रेडेशन का काम जिनको अडानी जी को सौंपा गया है, उसके साथ डूबीएस कंपनी इलारा है, 38 शेल कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए का हिंदुस्तान को चूना लगाने वालों लोगों की जांच भी आप नहीं करना चाहते। एक चीनी नागरिक है चांग चुंग लिंग, जो भारत की एजेंसियों की रडार पर है, पनामा पेपर्स में जिसका नाम है, वो भी इस स्टॉक मैनिपुलेशन में उसका नाम आया है, उसकी जांच भी नहीं कराना चाहते प्रधानमंत्री जी। 6 एयरपोर्ट एक धन्ना सेठ को दे दिए। एमईए के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के विरोध के बावजूद, नीति आयोग के विरोध के बावजूद आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी, इकोनॉमिक अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक्ट 2008 का वायलेशन करके 6 एयरपोर्ट उनको दिए। आप डीआरआई 2016 से कोल के, जो इंडोनेशिया से कोल है, ओवर इनवॉइसिंग करके अडानी की कंपनी ने मंगाया। यहां पर उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली का बिल उसका चुकाना पड़ा। प्रधानमंत्री जी, वो 1916 से जांच उसकी पेंडिंग है। ये मुखरता से जब राहुल गांधी जी सदन में प्रश्न खड़ा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इससे तकलीफ होती है। जहां तक प्रियंका गांधी जी का प्रश्न है, 1 सेकंड बस मैं जब परिवार का जवाब दे दूं। चंदन जी, ये लोग जानते नहीं है भारतवर्ष को, भारत की सनातन संस्कृति को नहीं जानते। प्रधानमंत्री जी ने जब साक्षात दंडवत किया था, लोकसभा में पहली बार गए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने सर उठाकर जो लोकसभा के द्वार पर सूत्र वाक्य लिखा है, हमारे उपनिषद से लिया हुआ, हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता से लिया हुआ, अयम निजा परोवेति गन्ना लघु चेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात उन्होंने कहा कि छोटे हृदय के लोग तेरा मेरा और परिवार की बात करते हैं, अपने पराये की बात करते हैं, लेकिन विशाल हृदय के लोग इस वसुधा को परिवार मानते हैं। इस पारिवारिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ही भारतवर्ष जाना जाता है। ये लोग तो हिरण्यकश्यपु के वंशज हैं, जो अहंकारी था, जो स्वयं को भगवान मान बैठा और खुद के बेटे को, अपने ज्येष्ठ पुत्र को अग्नि के हवाले। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही अभय दुबे जी, लेकिन इन सबके बीच एक आधा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नंबर 1, राहुल गांधी को फंसाया गया या नहीं गया, इसके लिए अदालत में आपके पास जिरह करने के लिए पर्याप्त वक्त था, वहां पर अदालत की ओर से फैसला आया। नंबर 2, अडानी को लेकर आपने जो आरोप लगाए गए हैं और जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, इसको लेकर के जी मीडिया संवाददाता ने जो सवाल पूछा था कि अगर अडानी इतने ही भ्रष्ट हैं तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनको ठेके क्यों दिए गए। नंबर 2, नंबर 3, इन सब के बीच भगवान राम कहां से आ गए। राहुल गांधी का मामला पूरी तरह से सियासी है, आप लोग सियासी लड़ाई लड़ें, बीच में भगवान कहां से आ गए, राम और पांडवों को बीच में ढाल क्यों बनाया गया, मैं ये समझना चाह रहा हूं। सभ्यता की संहिता और नैतिक मूल्यों के नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम राम बीच में आने का प्रश्न है? अरे वो तो समूचे भारत के कण कण में, रज रज में, हम सबके रोम रोम में बसते हैं जी, वो बीच में नहीं है। हम लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं उनके आदर्श और उनके सिद्धांत जी। उनका वचन नहीं था, परिवार का, उनके पिता का दिया हुआ वचन था, और वचन की मर्यादा की रक्षार्थ, रघुकुल की रीत निभाने के लिए, अपने परिवार की रीत निभाने के लिए सत्ता को तज कर 14 वर्ष तक वन में चले गए जी। पांडवों ने क्या किया? पांडव भी कहते रहे, जैसे जिस प्रकार 4000 किलोमीटर की यात्रा करके राहुल गांधी जी प्रस्ताव लेकर गए थे प्रधानमंत्री जी, पांडव तो अपने परिवार वालों से लड़ सकते थे सर। पांडवों ने तो कौरवों से लड़ाई की थी, वो तो उनके परिवार वाले थे। बहरहाल राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ चुके हैं, आपके पास लौटूंगा सर। राकेश सिन्हा जी जवाब देना चाहेंगे, जो बातें दावे किए गए हैं, यहां राम का नाम लिया गया है, राहुल में राम नजर आते हैं प्रियंका गांधी को। देखिए, वास्तव में क्या है कि ये बोल रहे थे कन कन में राम है, लेकिन अयोध्या छोड़कर बाकी पूरे हिंदुस्तान में इनके लिए राम है। जिन लोगों ने भगवान राम के मंदिर को बनने से रोकने के लिए न्यायालय से लेकर सड़क तक और संविधान से लेकर आम जनता के ढाबे पर जाकर हर तरह की कोशिश की, वो आज भगवान राम का नाम ले रहे हैं।
और प्रियंका गांधी को भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए कि भगवान राम पुरुषोत्तम मर्यादा थे। हम पुरुषोत्तम मर्यादा से सीखते हैं, उनकी राह पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक भारत के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किसी को राम नहीं बताया। महात्मा गांधी को भी किसी ने राम नहीं बताया। महात्मा गांधी ने अपने मृत्यु के क्षण में हे राम कह के अपना प्राण त्यागा था। हम राम बोलते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए, और आपने तो राहुल गांधी को ही राम बना दिया। इस पर क्या टिप्पणी किया जा सकती है? भगवान राम के प्रति इस प्रकार का अवमूल्यन, भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए इस प्रकार का राजनीति में उपयोग संभवतः हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। आप संपूर्णानंद जी को पढ़ लीजिए, कांग्रेस के बड़े नेता थे, नेहरू जी के मित्र थे। उन्होंने राम के बारे में क्या लिखा? कोई व्यक्ति राम नहीं हो सकता है। आप उनको नहीं पढ़ना चाहते, पट्टाभी सीतारमैया को पढ़ लीजिए। आप किसको पढ़ना चाहेंगे? अपने ही पार्टी के लोगों से पढ़िए जिन्होंने पिछले समय में यह कहा था। इस प्रकार की चर्चा है। भारतीय संस्कृति का यदि उपयोग करना जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, डीकोलोनाइजेशन की बात की प्रधानमंत्री जी गए, जब विदेश गए तो भगवत गीता दिया और भारत में क्या विमर्श हुआ? जब विदेश गए भारत के प्रधानमंत्री जी, वहां के मंदिरों को, वहां के भारत के निवासियों के लिए जब वह सॉफ्ट पावर के रूप में उपयोग करना शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि देखिए, ये चंदन जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि देश का कानून सबके लिए समान है। रूल ऑफ लॉ से हम लोग चलते हैं। हम लोग विशेष और सामान्य कानून के आधार पर नहीं चलते हैं। विशेष और सामान्य व्यक्ति लोकतंत्र में इसकी अवधारणा नहीं होती है। लेकिन राहुल गांधी और उनका परिवार, ये विशेष परिवार के दायरे में रहने की कांग्रेसियों को भी आदत हो गई है कि एक विशेष परिवार है, और वो देश को भी आदत डालना चाहते हैं। अभी 2 महीने पहले मोहम्मद फैजल कहां के हैं? लक्षद्वीप के एमपी हैं। उनके एक लोअर कोर्ट ने उनको सजा दी और रातों रात पार्लियामेंट से उनकी सदस्यता चली गई। बाद उन्होंने वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया। राकेश जी, फिर आरोप तो राहुल गांधी मोहम्मद फैजल से कैसे अलग? के बारे में इतना सब कुछ बोलते हैं, इतने सारे आरोप लगाते हैं। उन लोगों ने तो कभी, वो तो केस करने के औचित्य पर ही सवाल खड़े करती है कांग्रेस कि भाई इस तरह की भाषा राजनीति में पहले भी होती रही है। पहले इसे जो है ह्यूमर के तौर पर लिया जाता था या फिर सटायर के तौर पर लिया जाता था। देखिए, न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी नहीं गई। न्यायालय में जब आप किसी समुदाय विशेष को, आप इतिहास देख लीजिए ना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने तो मणिशंकर अय्यर ने किस शब्द का प्रयोग किया? प्रियंका गांधी जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था मोदी जी के लिए? बाद उनको सफाई देनी पड़ी, भागते रहे जब जनता का दबाव पड़ा। और आज वो किस शब्द का, किसी जाति विशेष को, किसी समुदाय विशेष को यदि आप उस स्तर पर ले जाते हो, उस समुदाय विशेष का व्यक्ति सेना में हो सकता है, वो यूनाइटेड नेशन में हो सकता है, वो एनआरआई हो सकता है। तो सवाल उठता है न्यायालय की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने की वजह से राहुल, एक बात मैं पूरा कर दूं, एक चंदन जी एक बात पूरी कर दो। चंदन जी एक बात पूरा कर दो। देखिए, एक बात सुन लीजिए। 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जगमोहन जी ने फैसला दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ कि उन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया अपने चुनाव में, तब न्यायालय पर इनका क्या प्रहार था? और 74 से पहले 73 में इन्होंने क्या किया था? अजीत नाथ रे को चीफ जस्टिस बना दिया, 3 सीनियर जजेस को लांघते हुए। और अजीत नाथ रे को क्या कहा गया? 1 घंटे में फैसला कीजिए कि आप चीफ जस्टिस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। ये देश जागीर नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस के लोग इस देश को अपना जागीर मानते चलते हैं। उसका अंतिम उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। अंतिम बात जी, ठीक है, आपके पास दोबारा लौटेंगे सर, आगे भी लौटेंगे, सबको बहस में जोड़ेंगे। बर्मा के राष्ट्र जी, आपके पास लौटूंगा सर। अभय दुबे जी, मोदी जाति का अपमान करने की वजह से राहुल गांधी को सजा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तो कांग्रेस नेताओं ने, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो या फिर तमाम और नेता हो, बोलते रहे। उसको लेकर तो कोई केस नहीं किया गया। यहां मोदी उपनाम, मोदी जाति को लेकर के केस हुआ था। देखिए, लगाया भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मुकदमा था, और ओबीसी नहीं, ओबीसी का अर्थ क्या है जानते हैं आप? ओवरसीज बोगस कंपनियां। अडानी जी की ओवरसीज बोगस कंपनियों को बचाने के लिए समूचे ओबीसी समुदाय को बदनाम कर रही है। अरे ललित मोदी रिप्रेजेंटेशन नहीं करता ओबीसी समाज का, नीरव मोदी ओबीसी समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। रोकने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से राहुल गांधी का जो मामला है वो अदालत में सेटल हो चुका है और अब ऊपरी अदालतों में जाएगा। उस मुद्दे को हम छोड़ दें। अडानी को लेकर मेरा एक सवाल आपसे है सर कि देश की किस अदालत में उनके खिलाफ मामला लंबित है? आप लोगों के पास वकीलों की पूरी फौज है, पीआईएल डाल सकते हैं, आरटीआई डाल सकते हैं, अभी तक कोई मुकदमा नहीं किया गया। उल्टे आपके राज्यों की जो सरकारें हैं वो लोग उनके साथ डील कर रही हैं, तो पब्लिक के बीच थोड़ा कंफ्यूज्ड मैसेज जा रहा है सर।
चंदन साहब, आपको एक जानकारी होनी चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने कमेटी बनाई जांच के लिए। जानते हैं क्या किया है सरकार ने? केंद्र की सरकार एक चुपचाप सीलबंद लिफाफा लेकर पहुंच गई कि हमारे लोग जांच करेंगे साहब। फटकार लगाई सर्वोच्च अदालत ने। उन्होंने कहा कि हम पारदर्शिता चाहते हैं जी, हम नई जांच कराना चाहते। आरोप क्या है? आरोप यह है कि जेपीसी की जांच नहीं करा रहे। क्यों नहीं करा रहे? जितने फैसले अदालत के उठा के देख लीजिए, राफेल का फैसला उठाइए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे अधिकार और दायरा सीमित है। पेगासिस का मामला उठा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप कि पहले तय सरकार कर ने लीजिए हमारी कि अदालत निष्पक्ष है कि नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी ये कहते हैं कि न्यायपालिका दबाव में है। और इन सब के बीच चलिए वो मुद्दा दोबारा, राम कहां से आ गए, पांडव कहां से आ गए, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि राहुल गांधी में ऐसा क्या प्रियंका गांधी को दिखा कि उन्होंने भगवान राम से तुलना की। एक बहन के तौर पर अगर वो राहुल गांधी को राम और कृष्ण माने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बतौर एक नेता जनता के सामने अगर ये कुछ दावा कर रही हैं तो इसके लिए पीछे कुछ तर्क होना चाहिए सर। हाँ, देखिए, राहुल गांधी जी के लिए या प्रियंका गांधी जी ने तुलना करने की अपेक्षा राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने की बात की। भारतीय जनता पार्टी रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग करती है। ये राम राज्य नहीं। क्या है राम राज्य की अवधारणा? जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होगी वो नरक का अधिकारी होगा। क्या सिखाता है राम राज्य हमको? राम राज्य सिखाता है दैहिक दैविक भौतिकता पा। राम राज्य नहीं दे नहीं पा रहे हैं। सब नर करे परस्पर प्रीति, सर चले सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। देखिए राकेश जी, आप रामायण पढ़ लीजिए, आप रामायण पढ़िए। 2022 में 22 करोड़ लोगों ने नहीं, मैं आपकी अनुमति से मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं आपकी अनुमति से हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी अनुमति से नहीं छोड़िए, आप डिबेट। मैं आपकी अनुमति से मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं सुनता रहूंगा, आप करिए, मैं नहीं जवाब दूंगा इसके बाद। सुन तो लीजिए। एक क्षण, इतना रामायण पाठ करने के बाद भी आपने धैर्य नहीं आया जी को बोलने का अवसर दिया। इनको परेशानी क्या है? आप आपने रामायण पाठ की तो रामायण पाठ क्यों करते हैं? यदि भगवान राम का नाम लेकर तुलसीदास के राम से को पढ़कर भी धैर्य नहीं आया, सहिष्णुता नहीं है, राम के नाम लेने से आपको तकलीफ होने लगी। अब राम के नाम ले रहे अगर तो तकलीफ हो रही है। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं। इतना कष्ट क्यों? मैं कहता हूं कि भगवान राम का नाम लेने से सहिष्णुता आती है, भगवान राम का नाम लेने से सद्भाव आता है, भगवान राम का नाम लेकर गाली नहीं दी जाती है। ठीक है, आपसे इन्होंने प्रश्न पूछा कि प्रियंका गांधी ने राहुल को राम बताया। इस पर देश जानना चाहता है, हिंदू समाज जानना चाहता है। हिंदू समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारे हजारों साल की सभ्यता संस्कृति, हमारे नायक को आप उस व्यक्ति में डाल रहे हैं। मैं राहुल गांधी की चीजें गिनाऊं? मैं चाहता नहीं हूं कि डिबेट में ऐसी बातें करूं जो मर्यादा को तोड़ती हूं। आप दोनों के पास और आऊंगा मैं। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ है, संगीत रागी जी हैं। राजकुमार भाटी जी, प्रियंका गांधी के बयान पर आपका रिएक्शन, उसके बाद संगीत रागी जी आपके पास लौटूंगा। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं दोनों। राम वाले बयान पर जी सर। नहीं, ऐसा लग रहा अब तक के चर्चा सुन के कि राकेश सिन्हा और उनकी पार्टी ये मानती हैं कि राम पर इनका कॉपीराइट है। राम का ये नाम लें, चाहे राम का दुरुपयोग करें, मुंह में राम बगल में छुरी रखें। ये तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनका कैंपेन सॉन्ग था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब ये राम के नाम पर वोट मांगे, राम के नाम का खूब दुरुपयोग करें, राम के नाम पर दंगे कराएं, राम के नाम पर लोगों को मारें, जय श्री राम बोलो पकड़ पकड़ के लोगों की दाढ़ी हिलाएं, उनके ऊपर हमला करें। और दूसरा आदमी अगर पॉजिटिव वे में भी राम से तुलना कर दे, अरे राम तो हर बच्चा होना चाहता है। आप कैसे आपत्ति कर सकते हो कि राम क्यों होना चाहते हैं? वो राम तो भारत का हर परिवार, हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बेटा राम हो। अगर प्रियंका गांधी चाह रही हैं कि उनका भाई राम हो तो आपको क्या आपत्ति है? लेकिन मैं चंदन जी ये कहना चाहूंगा कि पूरे प्रकरण के बारे में 2-3 वाक्य बोलना चाहूंगा। इन दोनों को आपने बहुत समय दिया, मुझे थोड़ा सा दे दो। कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ऐसा लगता है सारी प्रक्रियाओं को देख के कि भारतीय जनता पार्टी का नाश नजदीक आ गया और इनका विवेक मर गया है। ये कर क्या रहे हैं? पोस्टर चिपका दिए तो मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, लोगों को जेल भेज रहे हैं। अगर लोकतंत्र में पोस्टर नहीं चिपकेंगे दीवारों पर तो कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा, कैसे राजनीति होगी? भाषण पर लोगों को सजा की जा रही है। माननीय आजम खान साहब को भाषण पर सजा की गई, राहुल गांधी को भाषण पर सजा कर दी गई।
उत्तर प्रदेश सजा में अदालत ने दी, व्यक्ति बीजेपी ने नहीं। एक बस एक छोटा सा आरिफ- करेक्शन आपकी बात में बीच में एक मैंने कर दिया। जिम्मेदार वो होता है जो अदालत में घसीट कर ले जाता है जी। और उत्तर प्रदेश में तो फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अभी 26 सितंबर को एक आकाश गुजर नाम का लड़का मध्य प्रदेश से भर्ती होने आया था, सेना में भर्ती होने आगरा। पुलिस ने उसे फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। कल परसों ही आगरा कोर्ट ने आदेश जारी किया कि पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। ठीक है। आरिफ ने एक पक्षी सारस को बचाया, घायल पक्षी को अपने घर में रखा, प्यार दिया, उस आरिफ के खिलाफ मुकदमा कर दिया। ये इनका लग नहीं रहा आपको कि इनका विवेक मर गया है? कहीं विवेक नाम की चीज नहीं बची है। ये तानाशाही से, नफरत और पाखंड से राज चलाना चाहते। संगीत रागी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए मुझे लगता है कि जो दुबे जी साहब हैं उन्होंने शुरुआत से ही गलत दिशा में अपना बैटिंग करना शुरू किया। बीजेपी का व्यक्ति जरूर वो था, लेकिन वह एक व्यक्ति था जो कोर्ट में ले गया राहुल गांधी को। और राहुल गांधी कोई पहली बार लूज टॉक नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी लूज टॉक करने के अभ्यस्त हैं। आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाके शब्द कह करके कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं बात करेगा कि तू पिटेगा। ऐसी भाषा कोई संभ्रांत और सभ्य भाषा नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि आपके युवराज हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आज भी आप जस्टिफाई करेंगे। दूसरी बात, मुझे राहुल गांधी के लिए लगता है कि जो बहन और भाई के बीच में जो सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी, पार्टी की बागडोर किसके हाथ में होगी, पहले से ही टकराव चल रहा था। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत डाली जा रही है सर। नहीं, मैं बहुत सोर्स के आधार पर, मैं बहुत अज्ञात सोर्स, मैं आपको सोर्स नहीं बता सकता, लेकिन ये सच्चाई ये है कि ये दोनों कैंप में पहले से, और मुख्यमंत्री भी खेमे खेमे में बटे हुए थे जी। और मुझे लगता है कि बहन ने निपटा दिया है। आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि राहुल गांधी के लिए जिस प्रकार की चीजें हो रही, मुझे एक गाइड फिल्म का नायक याद आता है। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। वो जेल से लौट करके आया था और एक मंदिर में, चूंकि बेचारा कहीं सोने की जगह नहीं थी, मंदिर में था। गांव वालों ने उसे संत समझ लिया और संत समझ करके उस पर जिम्मेदारी ये डाल दी कि एक कहानी सुन रखा था कि संत यदि उपवास करे तो बारिश हो जाता है। वहाँ अकाल पड़ गया और उनको कह करके दबाव डाल करके उनसे जो है उपवास कराया और 10वें दिन उस संत की मृत्यु हो जाती है जी। तो राहुल गांधी में जो क्षमता नहीं है, उस क्षमता के योग्यता नहीं है और उनको एक लीडर के तौर पर, राष्ट्रीय लीडर के तौर पर, नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने उनको बाहर किया। मैं 10 सेकंड में फिर उन्होंने सुनिए चंदन जी सुनिए उसका बड़ा दिलचस्प पहलू ये भी है। फिर लोगों ने कहा मैं सावरकर हूं, सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांग सकता। ये माफी मांग चुके हैं, माफी मांग चुके। इसके बाद मैं सावरकर नहीं हूं, और सावरकर तो आप हो भी नहीं सकते। 2 काला पानी, 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसका जो झेलने की क्षमता रखता हो, कोल्हू का बैल पीसने की क्षमता रखता हो, वही सावरकर हो सकता है ना। पूरे गांधी परिवार ने ऐसा नहीं किया। फिर इन्होंने कहा ये तो राहुल गांधी शेर है। ठीक है। अब इनकी इतनी नाक इतनी चढ़ा दी कि जो छोटी सी बात थी, कोर्ट के अंदर 3 बार राहुल गांधी पेश हुए। वो कह सकते थे, जज ने इनसे पूछा कि भाई आप माफी मांगना चाहते हैं जी। इन्होंने कहा नहीं। अरे भाई जब आप माफी नहीं मांगना चाहते हैं तो फिर दंडित करता है, तो आपको परेशानी क्यों है? अगर वो जो है 56 इंच का सीना जो है मोदी जी का भी बीजेपी ने बताया नहीं, सारी चीजें बोली गई, लेकिन तो उनका अधिकार है। नहीं, बोलने का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन उदंडता का अधिकार नहीं है। आपको जो सवाल उछाले हैं बोलने का जवाब देने के लिए अभय दुबे जी जो है बहुत बेकरार है। कई सवाल थे जो संगीत रागी ने खड़े किए थे। यहां उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि त्रेता युग में भले ही भगवान राम और भरत के बीच प्रेम था, लेकिन कलयुग में यहां अगर प्रियंका जी की भरत से तुलना करें तो उन्होंने वनवास का मार्ग प्रशस्त किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो केकई की अनुयायी है, मंथरा की अनुयायी है। ये चाहती है श्री राम वनवास भोगते रहे और ये सत्ता का लुत्फ लें। आज सच्चाई ये है जो आपने न्यायालय का जिक्र किया। देखिए, इन लोगों के मन में राहुल गांधी के प्रति जो नफरत, नकारात्मकता, निराशा है वो समझी जा सकती है, क्योंकि सत्ता के मोह में पड़े हैं ये लोग। अगर हृदय पर हाथ रखेंगे, संगीत रागी जी और राकेश सिन्हा जी दोनों राष्ट्रभक्त हैं,
वो मानेंगे कि 38 शेल कंपनियों से अगर अडानी ने हिंदुस्तान में स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप है तो उसकी जांच होनी ही चाहिए। चांग चुंग ली, एक चाइनीज व्यापारी जो पनामा पेपर में जो रडार पर आपने जो बातें कही थी उसमें मैंने बस एक तर्क रखा था कि अदालत को लेकर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये कमेटी बनाई गई है तो हम वहां छोड़ देते हैं, उस कमेटी पर छोड़ दिया जाए, उस रिपीटिशन में ना जाए। नहीं, देखिए, अदालत का मैं कुछ खुलासा करता हूं आपको। राहुल गांधी जी का जो मुकदमा हुआ वो बात असाधारण है, जो ऊपर की अदालत में हम रखेंगे। 16 अप्रैल 19 को याचिकाकर्ता ने मुकदमा लगाया। 24 जून 2021 को राहुल गांधी जी के बयान हुए। याचिकाकर्ता फिर कोर्ट जाते हैं, कहते हैं हर पेशी पर राहुल गांधी जी को उपलब्ध होना चाहिए और फिर से उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो। दवे साहब ने इनकार कर दिया। साहब ये सज्जन कुछ भाप गए और हाईकोर्ट गए खुद। हाईकोर्ट में स्टे लगवाया 11 महीने तक। इस बीच 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी जी अडानी पर मुखरता से संसद में बोलते हैं। वो आदमी फिर से हाईकोर्ट जाता है, कहता है नए एविडेंसेस प्रोड्यूस कर दिए, अब कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रायल डिले होगा। वकील है वो कहां थे सर? अभय जी, नहीं चाहते, मैं ये मानता हूं, आप अगर मुझे सर मैं बस थोड़ी सा एक्चुअली जो है आपने जो बात कही मैं उसमें बस एक जोड़ना चाहता हूं। मन में सवाल ये आप समझे कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकील आपके पास हैं, एक लीगल टीम बहुत स्ट्रांग है, कांग्रेस की मानी जाती है, पी चिदम्बरम साहब भी दिग्गज वकील हैं, सारे लोग हैं, चूक कैसे गए आप लोग? सवाल ये उठता है, ये अगर राजनीतिक दांवपेच हो रहा था तो। चूक कहां गए वो तो सुनिए आप। चूक किस जगह गए वो सुनना चाहिए आपको। हमने जज साहब से कहा, हमने कहा कि साहब आपने उन्होंने स्टे वेकेट कराया और यह कहकर कि नए एविडेंस है। उस दौरान कोई नए एविडेंस नहीं रखे गए थे। हमने कहा कि अनिवार्य है कि आपकी जुरिडिक्शन के बाहर का मुकदमा था, तब आपको अनिवार्य है यह कि सीआरपीसी का सेक्शन 202 में इंक्वायरी करानी होती, वो नहीं कराई गई। 27 फरवरी से 23 मार्च के बीच फैसला दे दिया गया। इसको क्या पढ़ा जाए ये हम तर्क रखेंगे ऊपर की अदालत में। दूसरी बड़ी बात की इन्होंने, कितनी जल्दबाजी थी। राहुल गांधी को एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकते ये लोग संसद में, इसलिए इन्होंने नोटिफिकेशन सदस्यता का निकाल दिया। जबकि भारत के संविधान का आर्टिकल 103 ये कहता है कि राष्ट्रपति जी के ही विनिश्चय के लिए भेजा जाएगा। क्यों नहीं भेजा इन लोगों ने? चलिए, मैं यहां पर राकेश जी के पास जाने से पहले एक छोटी सी बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारत में कई मानहानि के मुकदमे होते हैं। ऐसा है नहीं था कि ये पहली बार मुकदमा हुआ हो, अलग अलग नेताओं पर मुकदमे होते रहे हैं। खेद जताकर या फिर जो है माफी मांग करके उन मुकदमों को खत्म कर दिया जाता है। तो ये कहना कि सिर्फ ये वन ऑफ इंसिडेंट था वो तो सही नहीं होगा। राकेश जी, नहीं, एक सेकंड में एक ऐड कर दें चंदन जी। सर फिर मैं आपके पास लौटूंगा सर। मैं आपके पास लौटूंगा। सिर्फ आपने जो पॉइंट रखा है उस पर राकेश जी का रिएक्शन लेके आप ही के पास लौटूंगा सर। नहीं, कोर्ट के नाम से गलत तथ्य रखा गया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं उसको संशोधित किया जाना चाहिए। कोर्ट के हवाले से ये कहा है इन्होंने कि अगर माफी मांग लेते तो छूट जाते। नहीं साहब, उन्होंने अपना कन्विक्शन प्रोनाउंस, उन्होंने कहा कि आप दोषी ठहराए जाते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं। तब राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं दया की याचना और माफी नहीं चाहता हूं। ठीक है राकेश जी, फैसला सुनाए जाने के बाद कहा हूं। ठीक है राकेश जी, देखिए बात यह है कि अभय दुबे जी या कांग्रेस पार्टी इस हकीकत को नहीं मान रही है कि भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र आयाम की तरह काम कर रही है। और जब कभी भी आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने या निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के मनोनुकूल कोई बात नहीं कही। आप एक नेता का नाम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का, छोटे या बड़े नेता, जब हमने न्यायपालिका पर आक्रमण किया हो। हम न्यायपालिका में सुधार की बात वह करते जिसमें सारा विपक्ष हमारे साथ होता, सदन की यहां इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन न्यायपालिका अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी नेताओं का यह बयान आया था कि कई पूर्व जज जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। हाँ। अरे संघ का बयान आया साहब, क्या बात करते हैं? संघ ने न्यायपालिका पर प्रश्न खड़ा किया। सुन लीजिए न्यायपालिका एक व्यवस्था और आपके कानून मंत्री बयान देते हैं, आपको ध्यान होगा कि कानून मंत्री ने बयान दिया। सुन लेते हैं सर, राकेश जी की बात सुन लीजिए। कानून मंत्री क्या बयान देते हैं, उस बयान पर आपकी पार्टी की भी असहमति नहीं रहती है सदन के भीतर। मैं जो बात कहना चाहता हूं इसको ध्यान सुनिए कि कुछ जजेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, दुनिया के न्यायपालिका का इतिहास देख लीजिए। आप डिसरप्शन क्यों कर रहे हैं न्यायपालिका का? न्यायपालिका एक स्वतंत्र आयाम है। डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस के लिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होता है। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तथ्य को हर किसी को स्वीकार करना चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव में हो, जो लेजिस्लेचर में है, जो जुडिशरी में यह है। जो मैं दो बातें यहां कहना चाहता हूं इस संदर्भ में कि देखिए, विशिष्टता का यदि एक कुंठा मन में हो
तो आपके लिए संविधान भी छोटा पड़ जाता है। मैं राहुल गांधी की एक बात कहना चाहता हूं। राहुल गांधी से पहले अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी थी कि नहीं डिफेमेशन केस में? यह राजनीतिक विमर्श में जो बड़े नेता हैं, जब प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि लाठी मारा जाएगा, बताइए आप अराजकता फैलाना चाहते हैं देश में? जब राष्ट्रीय नेता ऐसे बदजुबानी करेंगे, इस तरह के वायलेंट बातें करेंगे तो पीएम पर भी कई तरह के आरोप लगते रहे हैं सर। लूज टॉक का आरोप उन पर भी लगता रहा है, मानहानि का केस लेकिन नहीं किया गया। देखिए, मैं एक बात जान लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में 99 एपिसोड मन की बात हुई है। हिंदुस्तान के इतिहास में एक व्यक्ति बताइए जिसने भारत के लोकतंत्र को ग्रासरूट डेमोक्रेसी बनाया है मन की बात के द्वारा। एक बात मैं अंत कर दूं, जिस प्रधानमंत्री पर आप आक्रमण कर रहे हैं, लक्ष्मी कुट्टी खाली पैर लेकर जब पद्म अवार्ड लेती हैं, तो ये गणतंत्र का जब एक्सपेंशन होता है तो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मनमोहन सिंह जी को सदन में चोर बोला गया मुंह पर। अरे आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। मोदी जी के द्वारा राहुल गांधी अपने आप में कांग्रेस पार्टी के सामने एक ही एजेंडा है, राहुल गांधी। पूरे कांग्रेस पार्टी के पास कोई सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण नहीं है। जब लोकतंत्र एक्सपैंड कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र का गुणात्मक विस्तार किया है, वो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। कोविड के क्राइसिस के कारण चंदन जी को शांत कीजिए। एक बात सुन ले खाली, कि ओबीसी की जहां तक बात है, सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सीताराम केसरी ओबीसी से आते थे, सीताराम केसरी स्वतंत्रता सेनानी थे, सीताराम केसरी बिहार से आते थे। उनको धक्के मारकर सोनिया गांधी जी ने क्यों निकलवा दिया? जवाब दे सकते हैं क्या? इस देश जानना चाहता है, जब भी कोई जमीन का आदमी कांग्रेस के शिखर पे पहुंचता है, यह परिवार उसको बर्दाश्त नहीं करता है। और वही बात है, जब प्रधानमंत्री जी जमीन से प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस परिवार को लगता है कि इस प्रधानमंत्री के पद पर वो या उनका नुमाइंदा ही बैठ सकता है। यह देश नुमाइंदों से नहीं चलता है, यह देश नुमाइंदों से नहीं चलता है। आपने 10 साल तक नुमाइंदों से देश चलाया, देश की क्या दुर्गति हुई हम सब देख चुके हैं। जी ठीक है, राजकुमार भाटी जी। अरे कोविड का इंजेक्शन लेने के लिए मना कर दिया, कोविड वैक्सीन लेने के लिए राहुल गांधी ने क्या देश में अराजकता फैलाया? प्रधानमंत्री जी को जाकर वो वैक्सीन कोविड के समय क्या हुआ है जानते हैं? प्रधानमंत्री जी ने इंस्पायर किया वैक्सीन लेकर। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया? कह रहे थे कि आपदा में अवसर ढूंढिए, जब क्या हुआ? राहुल गांधी के बयान को याद कीजिए, वैक्सीन के ऊपर क्या बयान दिया था? आपदा में अवसर के समय क्या हुआ? 12 करोड़ लोगों राहुल गांधी क्या अराजकता फैलाना चाहते थे? 84 करोड़ राहुल गांधी कांग्रेस के लिए अडानी जी ने क्या किया? देश उनको अपनी लाइबिलिटी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। हम देश का लाइबिलिटी उनको नहीं बनने देंगे। आप अपने लाइबिलिटी को पालिए, पोसिए, पुष्पित कीजिए। अडानी इंटरप्राइजेस 2519%, अडानी ट्रांसमिशन 12 से 88%, अडानी टोटल। ये कोविड के समय जब प्रधानमंत्री काम कर रही थी, में हुआ है। आपकी हजार कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का पूरा इतिहास यही रहा है। जवाहरलाल नेहरू ठीक है, राजकुमार भाटी और संगीत रागी को इस बहस में लाना चाहूंगा। राजकुमार भाटी जी, आरोप लगाया जा रहा है, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई भगवान राम भी परिवारवादी थे क्या, पांडव भी परिवारवादी थे क्या, बीजेपी ने सवाल ये खड़े किए हैं कि ये आस्था पर प्रहार है। एक क्विक कमेंट सर। देखिए, एक तो राकेश सिन्हा जी बड़ी चालाकी से इस डिबेट को न्यायालय की परिभाषा में और न्यायपालिका की परिभाषा में ले गए, कानूनी पेचीदगियों में ले गए। ये कानूनी विषय नहीं है, राजनीतिक विषय है। सवाल यह है कि लोकतंत्र में अगर पोस्टर चिपकाने पर जेल भेजा जाएगा, भाषण देने पर जेल भेजा जाएगा, पत्रकार को सवाल पूछने में रस्सियों में जकड़ के जेल भेज दिया जाएगा, तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? ये जवाबदेही आपकी बनती है। तो सवाल ये है ना कि अगर राजकुमार भाटी को निजी तौर पर कोई अपमानित करता है तो उसके ऊपर एफआईआर वो नहीं कराएंगे कुछ भी, लेकिन अगर पूरे भाटी समुदाय को कोई कहता है और फिर उस समुदाय का कोई नेता ये पूछना कि जो चोर पैसा ले लेके भागे हैं उनके सबके नाम के पीछे मोदी क्यों लगा हुआ है? एक जवाब कौन सा अपमान होगा? इसमें 2 बार उठाया है। जी राजकुमार जी, तो अपनी बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद राकेश जी आपके पास लौटता हूं सर। मैं फिर भाटी जी आ जाएंगे। और जहां तक राम के नाम का सवाल है, देखिए, जब ये तो भारतीय संस्कृति के कण कण में राम रमे हुए हैं। जब भी कोई उदाहरण दिए जाते हैं, गांव में कसम खाई जाती है राम की, राम का उदाहरण दिया जाता है, लक्ष्मण रेखा, रावण का अहंकार, राम की मर्यादा। अरे सर, लेकिन राम जी ने कई लोगों का संहार किया था। अब ये कह दे कि हमने किसी को मार डाला और राम जी ने भी तो राक्षसों का वध किया था, तो ये तुलना तो उचित नहीं होगी। वो त्रेता युग था, ये कलयुग है। तब जो है राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है। मैंने ऐसा कहा तो आप जोड़ रहे हैं, तो मैंने ऐसा कब कहा? सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो राजतंत्र था, ये लोकतंत्र है। राम
बिल्कुल बिल्कुल जी। संगीत रागी जी। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का तंत्र सबसे ज्यादा प्रजातांत्रिक। आऊंगा सर, अभय जी आपके पास भी आऊंगा सर। चंदन जी, सबसे ज्यादा प्रजातांत्रिक मूल्यों को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शासन से माना जाता है जी। तो फिर प्रियंका जी ने गलत किया ना सर। और चंदन जी, प्रिंटर का नाम नहीं होता है। क्या गलत किया प्रियंका जी? आऊंगा सर आपके पास, फिर आऊंगा। संगीत रागी जी तब एक तो क्विक रिएक्शन सर। यह प्रथा चंदन जी, चली भाटी जी, मैं आपको ये गाली अच्छा देते लग हुए रहा या किसी है को भी कोई अराजकतावादी बात करते हुए समाजवादी पार्टी प्रिंटर का जिन्होंने नाम राम भक्तों को पर गोली चलवाई और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी का तो स्टैंड ही था कि राम एक मिथक कैरेक्टर है, राम थे ही नहीं। अर्जुन सिंह जो है वो इन्हीं के मंत्री थे जो सहमत को प्रदर्शनी लगवाए थे पैसा दे करके अयोध्या में, और कहते थे राम और सीता भाई थे। आज राम जी के गुणगान कर रहे हैं तो यह भी भारतीय राजनीति में परिवर्तन का संकेत है। दूसरी बात, राम जी वनवास गए थे, बेल पर नहीं थे। राहुल गांधी बेल पर हैं और वो भी फ्रॉड के केस में, तो अच्छा होता तुलना नहीं की जाती। तीसरी बात, दुनिया में ऐसे बड़े से बड़े उद्योगपति मिल जाएंगे, चूंकि ये शेयर मार्केट के आधार पर आपका बिजनेस 100 अरब नीचे चला जाता है, 100 अरब ऊपर चला जाता है, इसलिए ऐसी कमाई बहुत जगह है। और एक अंतिम बात कह दूं, इजराइल जैसा कंट्री और ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री यदि अपने माइंस के लिए, अपने पोर्ट के लिए और अपने आर्म्स इंडस्ट्री में यदि अडानी को जगह देती है तो वो बेवकूफ नहीं है। श्रीलंका में जिस प्रकार से भारत की घेराबंदी चाइना कर रहा है, उसमें आपका अडानी ग्रुप ही आपके नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, राहुल गांधी के परिवार नहीं। अभय दुबे जी, आपने जो सवाल खड़े किए थे उसका जवाब मिल गया? नहीं, देखिए, क्या जब हम्बनटोटा पोर्ट चाइना एक्वायर कर रहा था तब वहां अडानी को आप बिजली का काम दिलाने के लिए ले गए थे? नहीं सर, बांग्लादेश आप ले गए थे, बिजली का काम दिलाने ले गए थे। उसकी बात कर रहा था। बिल्कुल, मैं देखिए इसका क्या बात करते हैं आप? मैं तो इतना जानता हूं, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आपदा में अवसर ढूंढिए, क्या बात कर रहे हैं? लेजिटिमाइज कर रहे हैं आप स्टॉक मैनिपुलेशन को। सेबी क्या कर रहा था जब 8,000% की ग्रोथ हो रही थी उस पीरियड में, जब प्रधानमंत्री कह रहे थे आपदा में अवसर ढूंढिए, किसान के 3 काले कानून ला दिए। अरे 20,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, डूबीएस कंपनी, 3 कंपनी का एक की एड्रेस और वहां कोई इंप्लॉय नहीं है। क्या बात करते हैं आप? उसकी जांच भी नहीं कराएंगे आप? जेपीसी से जांच इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि उसके पास असीमित अधिकार है, उसके पास समन करने का अधिकार है, वो दस्तावेजों को बुलाकर जांच कर सकती। यहाँ सरकार देगी क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को कोई कागज? ये बिल्कुल पर्दा डालने का। मुझे दुख हुआ आज कि अडानी जी के बचाव में उतर आए आप। अरे वो स्ट्रेटेजिक एरिया में उनको काम दिया है तो सर, यही तो सवाल पूछा गया था। कल जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने यही सवाल पूछा था, अगर इतने ही करप्ट हैं, इतने ही भ्रष्ट हैं, तो आपके राज्यों की सरकारें जो है उनके साथ कारोबार क्यों कर रही हैं? अरे चंदन जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। हमने पहले दिन से कहा है कि व्यापार के, हमने राहुल गांधी जी का जवाब नहीं सुना कि डाल दीजिए हमारे मुख्यमंत्रियों ने अवैधानिक काम किया है तो जेल में। लेकिन अवैधानिक काम अगर उजागर हुआ, वैश्विक स्तर पर उजागर हुआ, तो उसकी जांच भी नहीं कराओगे आप? क्या बात करते हैं आप? एक पूरी की पूरी लंबी 38 शेल कंपनियां हैं जिसके माध्यम से स्टॉक मैनिपुलेशन, आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये भारत की अस्मिता पर, भारत की ठीक है, बहुत लंबी चर्चा है, लेकिन हमारे पास समय सीमित है। आप सभी सम्मानित हमारे मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जी न्यूज़।